नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम आपके क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक के एमसीक्यूज़ को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। क्लास 6 के हिस्ट्री के हमने सारे एमसीक्यूज़ को कवर कर लिया था, क्लास 7 को कर रहे हैं और अभी तक क्लास 7 के 2 पार्ट्स में 69 एमसीक्यूज़ को कवर कर चुके हैं। आज हमारा ये क्लास 7 की तीसरी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज़ में आपको एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ पूरी डिटेल के साथ और कई सारे आपको नए क्वेश्चंस, नए कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंदिर नगर नहीं है? तो देखिए, इनमें से अगर हम मंदिर नगरों की बात करें, तंजावुर, कांचीपुरम और तिरुपति, ये तीनों नगर अपने मंदिरों के लिए फेमस हैं। लेकिन जो मसूलीपट्टनम है, आप जानते हैं ब्रिटिश काल से ही या उनके पहले से ही ये एक फेमस बंदरगाह रहा है। तो यह एक व्यापारिक नगर है, ना कि मंदिर नगर है। ठीक है। नेक्स्ट है, चोल काल में लुप्तमोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था? अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सीधा पूछेगा लुप्तमोम तकनीक किस काल की है? आप कहेंगे चोल काल की। और ये किस के निर्माण से संबंधित है? कांस्य मूर्तियों के निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा, चोल काल में कांस्य मूर्तियों को बनाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता था? तब आप कहेंगे लुप्तमोम तकनीक का इस्तेमाल। ठीक है। नेक्स्ट है, अजमेर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए यहां पर चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी थी अजमेर। यह बिल्कुल सही है आपका। ठीक है। मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय बनाइए, तो यह भी आपका सही है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहां आकर बस गए। तीनों स्टेटमेंट आपके अजमेर के बारे में सही है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मणिग्रामम और नाना देशी शब्द किसे सूचित करते हैं? अब एक और नए शब्द आपको देखने को मिल गए कि जो मणिग्रामम थे और नाना देशी शब्द थे, किसके लिए इस्तेमाल होता था? दक्षिण भारत में इनका इस्तेमाल किया जाता था भारत के व्यापारी संघों के लिए। जो दक्षिण भारत के व्यापारी संघ होते थे, उनके नाम होते थे मणिग्रामम और नाना देशी। क्वेश्चन आएगा, दक्षिण भारत में प्रचलित मणिग्रामम क्या है? तो आप कहेंगे व्यापारियों का संघ है। जो दक्षिण भारत के व्यापारी होते थे उस समय व्यापार के लिए दूर दूर तक जाते थे, तो अकेले तो वो जाते नहीं थे, तो ग्रुप में जाते थे, संघ बनाकर चलते थे। उनके ग्रुप को गिल्ड या संघ कहा जाता था। इन ग्रुप्स को, जो वो ग्रुप्स बना के चलते थे, उस ग्रुप को संघ या गिल्ड कहते थे। तो ऐसे अलग अलग लोगों के गिल्ड बने हुए थे, संघ बने हुए थे, और उन्हीं संघों के नाम होते थे। जैसे किसी के गिल्ड का कुछ और नाम होगा। ऐसे ही 2 संघ बहुत फेमस हुए, एक का नाम था नाना देशी और एक का नाम था मणिग्रामम। ठीक है। नेक्स्ट है, मुस्लिम बोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से था? देखिए, जो मुस्लिम बोहरा समुदाय है आपका, गुजरात का एक फेमस समुदाय और ये एक व्यापारी समुदाय था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। गुजरात के व्यापारियों में बात करें तो हिंदुओं में बनिया और मुस्लिमों में वोहरा जो समुदाय था, काफी फेमस वहां का व्यापारी समुदाय था। इसको ध्यान रखना। इस सीरीज में आपको हिस्ट्री के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ नए क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, ताकि आपके जो ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते, वो आपके यहां से कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बिदरी शिल्प के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए इसको देखते हैं। बिदरी से एक नाम आपको ध्यान आया होगा, बीदर का। बीदर आपके कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। बिदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया। क्या ये कथन सही है? ये कथन आपका गलत है। ठीक है। जो बीदर नगर है आपका, बीदर नगर के अंदर जो शिल्पकार लोग रहते थे, वो यहाँ पर तांबे चांदी में जड़ाई का काम करते थे और इतने ज्यादा फेमस हो चुके थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। तो बिदरी शिल्प का नाम राजाओं के नाम पर नहीं पड़ा, वहां के जो स्थानीय शिल्पकार थे उनका काम इतना फेमस हो गया कि शिल्प को ही बिदरी शिल्प कहा जाने लगा। तो पहला वाला तो आपका गलत है।
दूसरा, बिदरी शिल्प में चांदी और तांबे में जड़ाई का काम किया जाता है, तो ये आपका सही है। केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका सही है। और बीदर कहाँ है आपका? बीदर कर्नाटक में आता है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन सा समूह शामिल नहीं था? देखिए, मध्यकाल में पांचाल यानी जो विश्वकर्मा समुदाय था, इसमें 5 समुदायों को शामिल किया गया, जिसमें आपके सुनार शामिल थे, कसेरे शामिल थे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई ये शामिल थे। मंदिरों के निर्माण में, बड़े बड़े राजमहलों के निर्माण में, भवनों के निर्माण में इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। जो बुनकर होते थे उनको इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, 3 आपके ये थे, इनके अलावा कसेरे और राजमिस्त्री। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए सही स्टेटमेंट को देखते हैं। 16वीं सदी में काबुल और कांधार रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे, ये आपका सही है। जो काबुल और कांधार हैं आपके, ये रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे, रेशम मार्ग इन्हीं से होकर जाता था। काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, ये आपका गलत हो जाएगा। जो काबुल था वो घोड़ों के व्यापार के लिए फेमस था, ठीक है, ना कि हाथियों के लिए। तो केवल आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और यहीं से आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको क्वेश्चन देता है, बताइए मध्यकाल में काबुल किसके लिए फेमस था? घोड़ों के व्यापार के लिए, हाथियों के लिए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है और इस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? एक क्वेश्चन आपने बहुत बार पेपर में देखा होगा, चाहे आप स्टेट का देखें चाहे सेंटर का देखें। विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन खंडर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? एक क्वेश्चन ये, और दूसरा, हम्पी कौन सी नदी के तट पर है? विजयनगर साम्राज्य कौन सी नदी के तट पर है? दोनों का आंसर है कि जगह है हम्पी और ये आपके तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की जो हमें खंडर देखने को मिलते हैं वो हम्पी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम्पी जो है आपके कर्नाटक में आता है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में मूरो शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता था? आपको कई सारी बुक्स में नहीं देखने को मिलता मूरो शब्द के बारे में। तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य को लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं। विजयनगर साम्राज्य में कुछ व्यापारियों के लिए मूरो शब्द का इस्तेमाल होता था, और ये किसके लिए होता था? जो मुस्लिम सौदागर होते थे उस समय के, उनके लिए मूरो शब्द का इस्तेमाल होता था। जो यूरोपीय व्यापारी होते थे, जैसे पुर्तगाल के व्यापारी, अलग अलग देशों के व्यापारी, उनके लिए चेट्टी शब्द का इस्तेमाल होता था। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि मूरों को लेकर क्वेश्चन है, हो सकता है चेट्टी कभी पूछ लिया जाए। तो यूरोपीय व्यापारियों के लिए पुर्तगाली, अंग्रेज और जो आपके बाहरी व्यापारी हैं उनके लिए चेट्टी शब्द का इस्तेमाल, और मुस्लिम व्यापारियों के लिए, मुस्लिम सौदागरों के लिए मूरो शब्द इस्तेमाल होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहां अवस्थित है? तो काफी फेमस है विट्ठल मंदिर, आपके हम्पी में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? जो फेमस विरूपाक्ष मंदिर है ये भी आपके हम्पी में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों मंदिर आपके विजयनगर साम्राज्य के काल में बने थे। 14वीं 15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा था? देखिए, मुर्शिदाबाद जो आपके आगे जाकर बंगाल की राजधानी भी बना, तो फेमस नगर है। यह किस वस्तु के लिए फेमस था? यह आपके रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए फेमस था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो मुर्शिदाबाद था अपने रेशम के जो इसके कपड़े होते थे उनके उत्पादन के लिए काफी ज्यादा फेमस था। जब यहाँ पर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने बाहर से, इंग्लैंड से जो वो मशीनों के द्वारा कपड़े बनाकर लाते थे, फिर वो कपड़े ज्यादा चलने लगे और अंग्रेजों के आने के वजह से इस नगर का जो रेशम उत्पादन का काम था, जो पूरा इनका बिजनेस था, वो ठप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? तो मक्का का प्रस्थान द्वार ये कहते हैं सूरत को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बहुत से हज यात्री जो हज पर जाते हैं वो सूरत से ही जहाज से रवाना होते थे, इसीलिए सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए इन कथनों को यहां पर देखते हैं। पहला, सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोंटा किनरियों यानी जरी के लिए फेमस थे।
तो सूरत के जो वस्त्र होते थे अपने, उनके ऊपर जो जरी का काम किया जाता था, साइड से डिजाइन किया जाता था, उसके लिए फेमस थे। पहला वाला तो आपका सही है। दूसरा, सूरत से जारी की गई हुंडियों की मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक थी। अब इसको आपको टैकल करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए हुंडी होती क्या थी। देखिए, हुंडी एक प्रकार का पत्र होता था, एक दस्तावेज होता था जिसमें कोई व्यक्ति कुछ रकम किसी आदमी के पास जमा करवाता था और उसको एक दस्तावेज मिलता था जिसमें लिखा होता था इस आदमी ने इतने रुपए यहां पर जमा कर दिए। फिर वो दस्तावेज लेकर आप कहीं भी जाएं, फिर आप ऐसे ही कोई दुकान जो उस हुंडियों का काम करता हो, उस दुकान में उस दस्तावेज को देंगे दूसरी जगह पर, तो आपको उस दस्तावेज को लेकर वो उतना पैसा वापस कर देगा जितना आपने जमा किया था। ठीक है, एक तरीके का एटीएम कार्ड आप इसको कह सकते हैं कि आपने मान लीजिए सूरत में दुकान से आपने कुछ पैसे जमा करे और उसने आपको हुंडी पत्र जारी कर दिया। उस हुंडी पत्र को लेकर आप किसी दूसरे देश में भी चले गए और आपको वहां पर कोई दूसरी दुकान ऐसे मिली तो आप वहां से उसको कैश करवा सकते थे, तो वो थी हुंडी। सूरत से जो हुंडियां जारी होती थी वो सिर्फ सूरत में नहीं या सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं बल्कि विदेशों तक, यूरोप तक, मध्य एशिया तक आपकी मान्यता उनकी होती थी। इराक में मान्यता होती थी, बेल्जियम में मान्यता होती थी, यानी विदेशों तक उसकी मान्यता होती थी, भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी। तो ये वाला आपका गलत है, केवल पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। आपका हुंडी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और कितनी फेमस ये हुंडी थी वो भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 1565 में राक्षस तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन किन सुल्तानों का गुट था। देखिए, हमने जब मध्यकाल के बारे में पढ़ते हैं, जब हमने मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमारे मेन चैनल पर पढ़ा जीके ट्रैकर पर, हमने देखा दिल्ली सल्तनत के दौरान जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था उसके काल में दक्षिण में दो बड़े साम्राज्य बनकर आए। एक था आपका विजयनगर साम्राज्य और एक था आपका बहमनी साम्राज्य। ये बहमनी साम्राज्य कुछ समय बाद इसका विघटन हो गया और इससे निकले 5 साम्राज्य। इन 5 साम्राज्यों में से 4 साम्राज्यों ने आगे जाकर एक संघ बनाया और विजयनगर के खिलाफ युद्ध किया और इस युद्ध को बोला गया राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध, और इस युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया। तो ये 4 राज्य कहां से आए वो मैंने आपको बताया। अब मैंने कहा 5 राज्यों में टूटा था बहमनी साम्राज्य, संघ बनाया था 4 राज्यों ने, तो कौन इसमें शामिल थे वो आपको पूछा गया है। इसमें गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, ये 4 राज्य यहां पर शामिल हुए थे विजयनगर के खिलाफ। जो 5वां था बरार वो इसमें शामिल नहीं हुआ। ये 5 के 5 बहमनी साम्राज्य से टूटे थे। ठीक है, बरार इस संघ में शामिल नहीं हुआ। इन 4 ने लड़ाई लड़ी, विजयनगर को पराजित किया और इतनी लूट वहां से करी, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, यानी वो उसकी जो समृद्धि थी, प्रतिष्ठा थी, वो सारी की सारी इस युद्ध के बाद खत्म हो गई। तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया। क्वेश्चन आता है विजयनगर का पतन किस युद्ध के तहत हुआ या किस युद्ध के बाद हुआ? तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है 17वीं सदी का वह कौन सा महत्वपूर्ण पतन था जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड और इंग्लैंड, यानी जो नीदरलैंड है आज का, उसको पहले हॉलैंड कहते थे, और इंग्लैंड, दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने काफी प्रयत्न किया। एक ऐसा बंदरगाह जिसको पाने के लिए इंग्लैंड और नीदरलैंड दोनों लगातार संघर्ष करते थे, यह था मसूलीपट्टनम। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोनों यहां पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। आखिर में यहां पर एक किले का निर्माण किया गया हॉलैंड वासियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कथन दिया है 18वीं सदी में मसूलीपट्टनम का अधोपतन हो गया, यानी इसका पतन हो गया। दूसरा कारण दिया है 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया, कंपनी के सभी व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। ये इसका कारण दिया है, यानी कथन दिया है कि 18वीं सदी में मसूलीपट्टनम का पतन हो गया, जो इतना फेमस बंदरगाह था जिसके लिए 2 यूरोपीय शक्तियां लड़ रही थी, अब उसका पतन हो गया। और पतन का कारण यह दिया है कि 17वीं सदी में औरंगजेब ने इस पर कब्जा कर लिया था और सारे व्यापारिक प्रतिबंध यहां पर लगा दिए। तो देखिए कथन तो आपका सही है, 18वीं सदी में मसूलीपट्टनम उतना फेमस नहीं रह गया जितना वो पहले था। कारण यहां पर गलत दिया है। औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार तो किया था, 1686 में उसने गोलकुंडा को 1686-87 में अपने साम्राज्य में मिला दिया और उनके अधिकारों को, व्यापारिक अधिकारियों को सीमित कर दिया। पूरा खत्म नहीं किया, सीमित कर दिया। यहां पर प्रतिबंध है तो सीमित कर दिया था।
अब जो अंग्रेज थे, जो एक हॉलैंड वाले थे, उनको चाहिए थे ज्यादा अधिकार। जब औरंगजेब ने यहां पर शासन शुरू कर दिया, अपने अधिकार में इसको ले लिया, उसके बाद इनके अधिकार छिन गए। तो इंग्लैंड वाले फिर यहां से बाहर निकले, फिर वो बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इनकी तरफ उन्होंने ऑप्शंस अपने तलाशने शुरू करे। इस चीज को ध्यान रखना। अब क्योंकि उन्होंने दूसरी तरफ अपने ऑप्शन तलाशने शुरू कर दिए, क्योंकि यहां पर उनको उतनी स्वतंत्रता नहीं थी, तो व्यापारी यहां से चले गए। व्यापारी चले गए तो ये पूरा व्यापारिक केंद्र था, ये आपका ठप हो गया। तो यहां पर आपका कथन तो सही है, लेकिन कारण आपका गलत है। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में बंबई, कलकत्ता, मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे? देखिए, ब्लैक टाउन्स जो होते थे बंबई, कलकत्ता, मद्रास में, इनमें भारतीय कारीगर और भारतीय सौदागर दोनों रहते थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18वीं सदी में जो ये तीनों महत्वपूर्ण बंदरगाह थे आपके बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इनका उदय होना शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने इधर अपना व्यापार करना शुरू किया। यहां पर अंग्रेजों ने या यूरोपीय कंपनियों ने कुछ नगर बनाए जो यहां के कारीगर और सौदागरों के लिए थे। उन नगरों को ब्लैक टाउन्स कहा जाता था। यहां पर भारत के जो कारीगर सौदागर होते थे वो रहते थे। ठीक है, अपने लिए उन्होंने अलग ही कोठियां बनाई थी। जैसे मद्रास में उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था, कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया, अपने लिए अलग बनाया था। जो भारतीय कारीगर सौदागर थे उनके लिए अलग बनाया था। ठीक है, आज के वीडियो में आपको ज्यादातर क्वेश्चन मध्यकाल के देखने को मिल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य के क्वेश्चंस को देखा था। इसके बाद आपको इसी वीडियो में जनजातियों को लेकर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से प्रेरित था। पहला वाला ही गलत है। वास्को डी गामा को कुछ फर्क नहीं पड़ता था यहाँ की सांस्कृतिक और वास्तुकला से, न उसको इस इच्छा से वो प्रेरित था। वो प्रेरित था यहाँ होने वाले मसालों से, और भारत आने का जो समुद्री मार्ग है उसे खोजने से वो प्रेरित था कि उसको खोजना था और यहाँ के जो मसाले थे उनको प्राप्त करना था। संस्कृति वास्तुकला से उसको कोई मतलब नहीं था। तो पहला वाला तो आपका गलत है। यह अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा, ये आपका सही है। सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था समुद्र मार्ग से। ठीक है, केरल में कालीकट बंदरगाह पर यह उतरा था। चेर जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब आपने गलत कथन यहां पर बताना है। ठीक है, बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने चेर लोगों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। तो पहला वाला तो आपका सही है। ठीक है, इस युद्ध के बाद चेर मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए। चेर जनजाति काफी फेमस जनजाति है और सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। अकबर के सेनापति मानसिंह ने इनको हराया जरूर था, लेकिन केवल लूटपाट यहां पर करी, इनको अपने अधीन नहीं किया। बाद में औरंगजेब के समय में इनको अपने अधीन किया था मुगलों ने। तो सेकंड वाला आपका गलत है, हमको गलत ही बताना था, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, खानाबदोश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए यहां पर देखते हैं। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपने रेवड़ और पशु वृद्ध के साथ चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। पहला वाला तो आपका सही है। खानाबदोश जो लोग होते हैं वो घुमंतु लोग होते हैं, पशुचारक होते हैं। ये समाज के किसी अन्य समाज या जाति वर्ग से संपर्क नहीं रखते थे और ये लोग अपनी ज़रूरत के सामान के लिए आत्मनिर्भर थे। ये वाला आपका गलत है। जो खानाबदोश लोग हैं पशुचारक होते थे, पशुओं से आदि जो इनको दूध आदि मिलता था उनका ये व्यापार करते थे। इनका जो पूरा जीवन था वो दूध और जो पशुचारा से इनके उत्पाद बनते थे उनके व्यापार पर निर्भर था। तो व्यापार करेंगे तो अपने में तो नहीं करेंगे, तो दूसरी जाति वर्ग से इनको संपर्क रखना होता था। तो सेकंड वाला आपका गलत है, सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, बंजारे कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंजारे होते थे व्यापारी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बंजारे लोग जो खानाबदोश होते थे, जो पशुचारक होते थे, घुमंतु लोग होते थे, उन्हीं में से महत्वपूर्ण जो व्यापारी होते थे वो बंजारे कहलाते थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जानते हैं कि उसने बाजार नियंत्रण पॉलिसी को अपनाया था, उसको लागू किया था ताकि बाजार में किसी चीज की कोई कमी ना हो। तो बाजार में लगातार अनाज की ढुलाई होती रहे, उसके लिए उसने इन्हीं बंजारे, इन्हीं व्यापारियों का इस्तेमाल किया था।
तो बंजारे वही खानाबदोश लोग होते थे, उनमें जो व्यापारी होते थे, जो काम करते थे, उनको कहा जाता था बंजारे। ठीक है, नेक्स्ट है गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम क्या है। अब गोंड जनजाति भी काफी फेमस जनजाति है। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सबसे पहले राज्य गढ़, चौरासी और बरहोत होता था। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, जो राज्य होता था इनका कई सारे गढ़ों में विभाजित होता था, गढ़ कई सारे चौरासियों में और चौरासी कई सारे बरहोतों में विभाजित होता था। ठीक है, नेक्स्ट है गोंड जनजातियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखें। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे और वे स्थानांतरीय कृषि करते थे। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा, गोंड जनजाति कई छोटे छोटे राज्यों में बटी थी तथा प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। तो गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी होती थी और हर कुल का अपना राजा होता था। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। गोंड जनजाति को लेकर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है गोंड राज्य गढ़कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है। तो देखिए गढ़कटंगा क्या था, गोंडों का राज्य था, गोंड जनजातियों का राज्य था और इसका उल्लेख हमको अकबरनामा में देखने को मिलता है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कथन दिया है मूलतः बराबरी वाला गोंड समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया और इसका कारण दिया है गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। अब देखिए कथन आपके दोनों सही हैं। गोंड जनजाति थी, जंगलों में रहते थे, जनजातीय समाज था, तो यहां पर बराबरी थी, यानी कि सारे के सारे लगभग बराबर होते थे। ठीक है, राजा होता था लेकिन सारे आपस में बराबर एक दूसरे को मानते थे और गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में होती थी और हर कुल का अपना राजा होता था। यह भी बात सही है, लेकिन स्पष्टीकरण यहां पर गलत है। कथन दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। जो यहां पर असमानता आई वो क्यों आई थी। जो गोंडों के कुल होते थे, छोटे छोटे कुल होते थे, धीरे धीरे इनका उदय होने लगा, ये शक्तिशाली होने लगे, इनके अपने अपने बड़े बड़े राज्य बनने लगे। जो छोटे छोटे कुल थे उन्होंने बड़े बड़े गोंड राज्यों में विलय करना शुरू कर दिया। अब जब ऐसे बनने लगे, जो छोटे छोटे कुल थे वो बड़े बड़े राज्यों में आने लगे, जो इनके राजा थे वो अब दूसरे राजाओं को देखकर उनमें भी परिवर्तन आने लगा। तो उनका जो बराबरी वाला समाज था वो इसीलिए बदल गया, इसीलिए उसमें असमानता आई क्योंकि जो छोटे छोटे कुल थे उनका उदय हुआ, उनकी शक्ति बढ़ी और वो बड़े बड़े गोंड साम्राज्य वहां पर बनाने लग गए। जो गोंड राजा होते थे, बड़े बड़े राज्यों के गोंड राज्य, अब वो अपने को राजपूत मानने लगे। और ऐसे ही गोंड राजा थे, जो गढ़कटंगा राज्य हमने देखा, उसके एक गोंड राजा थे जिनका नाम था अमन दास। उन्होंने अपना नाम बदलकर फिर संग्राम शाह कर लिया था। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, तो असमानता का कारण इनकी शक्ति में वृद्धि था। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया तब उनका सामना किसने किया था। तो देखिए अकबर ने गोंडवाना राज्य के ऊपर आक्रमण किया था। गोंडवाना राज्य वही गोंडों का बड़ा राज्य। यहां पर जब अकबर ने आक्रमण किया तो अकबर का सामना रानी दुर्गावती ने किया था। रानी दुर्गावती गोंडवाना राज्य की फेमस रानी थी जिन्होंने अकबर का सामना किया था। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटंगिया राज्य के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफी मात्रा में धन कमाया। तो गोंडों ने अपना बड़ा बड़ा राज्य बनाया, उन्हीं में से था आपका गढ़कटंगा या गोंडवाना, और ये व्यापार करते थे हाथियों का। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए सही स्टेटमेंट देखते हैं। इतिहासकारों और मुसाफिरों के द्वारा जनजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है। ये वाला आपका गलत है। जो इतिहासकार हैं, जो मुसाफिर लोग थे उस समय के, जो इतिहास लिखते रहते थे, उन्होंने जनजातियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। दूसरा, जनजातीय लोग अपने समृद्ध रीति रिवाजों एवं परंपराओं का संरक्षण वाचिक और मौखिक तरीके से करते थे। जो जनजातीय लोग थे वो भी लिखने का काम ज़्यादा नहीं करते थे। उनकी जो समृद्धि थी, उनके जो रीति रिवाज थे, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बोलकर ट्रांसफर किए जाते थे, उनको बताकर ट्रांसफर किए जाते थे। कोई लिखित उनके पास नहीं होता था। तो सेकंड वाला सही है, पहला वाला आपका गलत है। अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी हैं। अहोम विद्रोह के बारे में आप पढ़ते हैं कि ये असम में हुआ था। अहोम जनजाति आपके मूलतः म्यांमार के निवासी हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो अहोम लोग थे म्यांमार से
13वीं सदी में आकर ब्रह्मपुत्र की घाटी में आकर बस गए थे, असम में आकर बस गए थे। ठीक है। अहोम जनजाति के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता था? तो अहोम जनजाति के अंतर्गत या अहोम राज्य के अंतर्गत जो पाइक होते थे वो श्रमिकों के लिए कहा जाता था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी जनजाति के लोगों ने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू किया और 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए? 1530 के आसपास आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल करने वाली जनजाति अहोम जनजाति थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और 1660 आते आते तक इन्होंने बारूद और तोपों का निर्माण करने तक में ये सक्षम हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? तो अहोम जनजाति के लेकर भी आपके क्वेश्चन आते हैं। इस जनजाति में खेल शब्द का इस्तेमाल कुल के लिए होता था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो अहोम समाज था कई सारे कुलों में बटा होता था और इन कुल को खेल कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, अहोम समाज के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। ये आपका सही है। जब युद्ध होता था तो जितने भी बड़े पुरुष होते थे वो सारे के सारे युद्ध में जाते थे। अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था जो कवियों और विद्वानों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता था। ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अहोम समाज ने कवियों विद्वानों को भूमि तक अनुदान में दी है तो उनको ये प्रोत्साहन देते थे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देते थे। संस्कृत की जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं होती थी उनको इन्होंने स्थानीय भाषा में भी अनुवाद करवाया था। तो काफी महत्वपूर्ण ये मानते थे कवियों को विद्वानों को। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी सीरीज है एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज। आज हमने उसका क्लास 7th की तीसरी क्लास को यहाँ पर कवर किया। अगर हम ओवरऑल बात करें तो आज हमारी ये एनसीईआरटी की हिस्ट्री की 8वीं क्लास थी और 8 क्लासेस में हमने 260 से ज़्यादा आपके एमसीक्यूज को, एनसीईआरटी के एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। Thank you friends.